हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट नंबर 5 माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक सिफेलोस्पोरिन। सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स के अंदर सब टॉपिक है। जैसे सबसे पहले हमने कवर किया था बेसिक्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, उसके बाद हमने कवर की थी पेनिसिलिन और उसके बाद हमने कवर की थी टेट्रासाइक्लिन। अब हम कवर करेंगे थर्ड नंबर एंटीबायोटिक्स जो कि हमारी है सिफेलोस्पोरिन। Any of a group of widely used broad spectrum antibiotic originally isolated as a product of fermentation from the fungus Cephalosporium acremonium are called cephalosporins। जो सिफेलोस्पोरिन है वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जिसको हम जनरली कहाँ से आइसोलेट करते हैं, सिफेलोस्पोरियम एक्रोमोनियम नाम की फंगस से। दिस सिफेलोस्पोरिन आर आइसोलेटेड फ्रॉम सिफेलोस्पोरियम स्पीसीज। जैसे कि हमने पढ़ा, सिफेलोस्पोरिन को हम आइसोलेट करते हैं सिफेलोस्पोरियम स्पीसीज से और इसको हम प्रिपेयर करते हैं सेमी सिंथेटिकली। The first chemical compound of the cephalosporin group were isolated from Cephalosporium acremonium, a cephalosporin producing fungus first discovered by Gulisep Broteus in 1948। ये क्या है? फर्स्ट केमिकल कंपाउंड है जिसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं सिफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम नाम की फंगस से। और ये सबसे पहले किसने डिस्कवर की थी? गुलिसेप ब्रोट्यूस नाम की साइंटिस्ट ने किया था 1948 में। अब हम देखते हैं केमिस्ट्री ऑफ सिफेलोस्पोरिन। इट हैज़ ए बाइसाइक्लिक सिस्टम कंटेनिंग 4 मेंबर्ड रिंग बीटा लैक्टम रिंग फ्यूज टू ए 6 मेंबर्ड डाइहाइड्रोथायजिन रिंग सिस्टम। ये क्या है? एक बाइसाइक्लिक सिस्टम है जिसके अंदर जो 4 मेंबर्ड बीटा लैक्टम रिंग है वो फ्यूज रहती है किसके साथ? 6 मेंबर डाइहाइड्रोथायजिन रिंग सिस्टम के साथ। अब जो हम हमारे डायग्राम के अंदर देख रहे हैं ये किसका स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर है सिफेलोस्पोरिन का। अब इसके अंदर क्या होता है? 6 मेंबर रिंग डाइहाइड्रोथायजिन रिंग होती है और 4 मेंबर रिंग बीटा लैक्टम रिंग होती है। तो जो ये बीटा लैक्टम रिंग है ये फ्यूज होती है डाइहाइड्रोथायजिन रिंग के साथ। अब जो डाइहाइड्रोथायजिन रिंग है वो 6 मेंबर रिंग है और जो बीटा लैक्टम रिंग है वो 4 मेंबर रिंग है। सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग करते हैं। तो जो सल्फर है हम वहाँ से इसकी नंबरिंग करना शुरू करते हैं। सल्फर को हम फर्स्ट नंबर देते हैं, इसको हम सेकंड नंबर देते हैं, ये थर्ड नंबर, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवन्थ और ये सेवन्थ और ये 8th नंबर होता है। अब होता क्या है, जो ये सल्फर ग्रुप है अगर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं ऑक्सीजन के साथ और कार्बन के साथ, अगर हम इसको ऑक्सीजन के साथ रिप्लेस करते हैं तो ये बन जाता है ऑक्सोसिफेम। और जब अगर हम इसको कार्बन के साथ रिप्लेस करते हैं तो ये बनता है कार्बासिफेम। सेकेंड ग्रुप पे हमारे पास CH2 ग्रुप प्रेजेंट है। थर्ड के अंदर हम क्या करते हैं, जो थर्ड ग्रुप है वहाँ पे हमारे पास R2 ग्रुप प्रेजेंट है। अब R2 ग्रुप क्या होता है? R2 ग्रुप यहाँ पे जनरली जो एसिटॉक्सी ग्रुप है वो प्रेजेंट होता है। वो किसके लिए होता है? इंक्रीज कर देता है स्टेबिलिटी ऑफ बीटा लैक्टम रिंग। अब अगर हम इस ग्रुप को रिप्लेस कर देते हैं मिथाइल के साथ, जब हम इसको मिथाइल के साथ रिप्लेस कर देंगे तो ये क्या करेगा, जो हमारी फार्मोकाइनेटिक्स जो एक्टिविटीज़ हैं उनको क्या करेगा, अफेक्ट करेगा और जो एब्जॉर्प्शन है उसको इंक्रीज कर देगा और जो एक्टिविटी है उसको डिक्रीज कर देगा। अब यहाँ पे थर्ड और जो फोर्थ पोजीशन है वहाँ पे हमारे पास अनसैचुरेशन बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर हम इस बॉन्ड को हटा देते हैं मतलब सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं तो यहाँ से क्या होगा, जो हमारा जो स्ट्रक्चर है उसकी क्या हो जाएगी, इनएक्टिवेशन हो जाएगी। जो कार्बोक्सिल ग्रुप फोर्थ ग्रुप के ऊपर प्रेजेंट होता है ये जनरली आयनाइजेबल होता है। ये क्या करता है, जो हमारी एसिड स्टेबिलिटी है उसको इंक्रीज कर देता है और जो ओरल वाइबिलिटी वगैरह हैं, जो एंटीबायोटिक्स हैं उनकी जो ओरल वाइबिलिटी है उनको भी क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। 7th पोजीशन के ऊपर जनरली क्या होता है, जो अमाइनो ग्रुप होता है हमारा
वो प्रेजेंट होता है, लेकिन हम इसको क्या कर देते हैं, सब्सटीट्यूट कर देते हैं किसके साथ, असाइल अमाइनो सब्सटीट्यूट के साथ। अब जब हम इसको सब्सटीट्यूट करते हैं तो यहाँ पे जनरली जो एरोमेटिक रिंग्स हैं उनका हम क्या कर देते हैं, सब्सटीट्यूशन कर देते हैं। जैसे कि थायोपीन का कर देते हैं और टेट्राजोल का कर देते हैं। पायरिडीन वगैरह का भी हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, सब्सटीट्यूशन कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे लिपोफिलिक सब्सटीट्यूशन करते हैं तो जो हमारी ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। 6th और 7th पोजीशन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उनको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। मेनली यहाँ पे जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो प्रेजेंट होनी चाहिए। ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सिफेलोस्पोरिन। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिफेलोस्पोरिन। प्रॉपर्टीज ऑफ सिफेलोस्पोरिन है वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी है, वाटर सोल्यूबल है। इसका जो मोलिकुलर वेट है वो 400 to 450 डाल्टन तक होता है। जो न्यूक्लियस है सिफेलोस्पोरिन का उसको हम 7 अमाइलो सिफेलोस्पोरेनिक एसिड प्रेजेंट होता है उसके अंदर। इसकी जो एक्टिविटी है उसको सीरम के द्वारा क्या नहीं किया जाता, रिड्यूस नहीं किया जाता। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ डाईहाइड्रोथायजिन रिंग फ्यूज टू ए बीटा लैक्टम रिंग। जैसा कि हमने पढ़ा जो बीटा लैक्टम रिंग है वो फ्यूज होती है डाईहाइड्रोथायजिन रिंग के साथ। ये नैरो स्पेक्ट्रम से लेके ब्रॉड स्पेक्ट्रम तक होती है। 7 अमाइलो सिफेलोस्पोरिनिक एसिड have been modified by addition of different side chain to create a whole family of cephalosporin antibiotic। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिफेलोस्पोरिन। जो क्लासिफिकेशन है उसको जनरेशन के बेसिस पे 6 क्लासेस के अंदर कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन और सिक्स्थ जनरेशन। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, जिसको हम नैरो स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। This class of cephalosporin is known as narrow spectrum antibiotic with high beta lactamase sensitivity and activity against gram positive bacteria। इसको हम क्या बोल रहे हैं, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोल रहे हैं। और इसके पास जो बीटा लैक्टेमेस सेंसिटिविटी है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो एक्टिविटी है वो भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसके एग्जाम्पल हैं स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस। सेकंड जो हमारी एंटीबायोटिक सेकंड जनरेशन है वो है सेकंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन। इसको हम इंटरमीडिएट स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। दिस क्लास ऑफ सिफेलोस्पोरिन इज नोन एज इंटरमीडिएट स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बिकॉज देयर एक्टिविटी लाई फर्स्ट एंड थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन with decreasing activity against gram positive bacteria and increased potential against gram negative bacteria। इसमें क्या होता है, इसको हम इंटरमीडिएट स्पेक्ट्रम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फर्स्ट और जो थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक है उसके बीच में क्या करती है, लाई करती है। इससे क्या होता है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसके लिए तो जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसके लिए क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसके एग्जाम्पल हैं इकोलाई, एमोफिलस और इन्फ्लुएंजा। थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन को हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिफेलोस्पोरिन भी बोलते हैं। हैव ब्रॉड एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड बीटा लैक्टेमेज रेजिस्टेंस। इनके पास क्या होता है, ब्रॉड एक्टिविटी होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए और ये बीटा लैक्टेमेज से क्या होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं। इसके एग्जाम्पल है सुडोमोनास, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। फोर्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, दिस क्लास ऑफ सिफेलोस्पोरिन इज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ थर्ड वर्जन एंटीबायोटिक। ये क्या है, एक्सटेंडेड वर्जन है थर्ड जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स का with increased activity against gram positive and gram negative bacteria with high resistant to beta lactamase। अब क्या होगा, जो एक्टिविटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी ग्राम पॉजिटिव से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया तक। तो जो रेजिस्टेंस है बीटा लैक्टेमेज की वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। क्या होता है, हमने पढ़ा जो फर्स्ट जनरेशन है वहाँ पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसकी एक्टिविटी ज़्यादा थी और वो सेंसिटिविटी क्या थी, बीटा लैक्टेमेज के लिए ज़्यादा थी। सेकेंड जनरेशन के लिए, सेकेंड जनरेशन लाई करती है फर्स्ट और थर्ड जनरेशन के बीच में। थर्ड जनरेशन के अंदर जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसके लिए क्या थी, एक्टिविटी ज़्यादा थी और वो क्या थे, रेजिस्टेंस थे बीटा लैक्टेमेज के। फोर्थ जनरेशन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी है वो जो अच्छी होती है और क्या होते हैं, ज़्यादा रेजिस्टेंस होते हैं बीटा लैक्टेमेज से।
अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सबसे पहले हमने क्या लिया, सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक ली, जो कि एक्ट करती है एज ए ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम। अब वो क्या कर देगी, जो इनहिबिट कर देगी ट्रांसपेप्टाइडेशन की रिएक्शन को, और जो पेप्टाइडोग्लाइकन की जो सिंथेसिस होती है उसको क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी। अब जो हमारी जो पेप्टाइडोग्लाइकन की जो सिंथेसिस है वो ब्लॉक होगी, तो क्या होगा, जो ऑटोलाइटिक एंजाइम्स हैं, जो सेल्फ जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं उनको क्या कर देगी, एक्टिवेट कर देगी, जिसके कारण से जो सेल मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, और जो सेल है उसकी क्या हो जाएगी, लाइसिस हो जाएगी, मतलब सेल की डेथ हो जाएगी। ये हमने पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ सिफेलोस्पोरिन। अब हम पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। सिफेलोस्पोरिन प्रोडक्शन इज एन aerobic process carried out by conventional or non-conventional fermentation method using free or immobilized fungi। जो सिफेलोस्पोरिन प्रोडक्शन है वो एक एरोबिक प्रोसेस है जो हम कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल फर्मेंटेशन से क्या कर सकते हैं, कैरिड आउट कर सकते हैं। मेथड्स यूजिंग फ्री और इमोबिलाइज्ड फंजाई। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कन्वेंशनल मोड ऑफ प्रोडक्शन। Cephalosporin uses either surface liquid or solid state fermentation in a batch bioreactor or continuous state tank reactor। जो सिफेलोस्पोरिन है वो क्या यूज़ करते हैं, या तो सरफेस लिक्विड को यूज़ करते हैं या फिर सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन को यूज़ करते हैं, किस पे, बैच बायोरिएक्टर और कॉन्टिन्यूस स्टेट टैंक बायोरिएक्टर। सेकेंड हम देखते हैं नॉन कन्वेंशनल मोड ऑफ प्रोडक्शन। सिफेलोस्पोरिन यूजेज ईदर पैक्ड बैग or airlift bioreactor with an advantage of being operated in batch or continuous mode with proper oxygenation and agitation resulting in high yield of cephalosporin। यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, या तो पैक्ड बैग या फिर पैक्ड बैग बायो रिएक्टर को यूज़ करते हैं या फिर एयरलिफ्ट बायोरिएक्टर को यूज़ करते हैं विद एन एडवांटेज ऑफ बीइंग ऑपरेटेड इन बैच और कॉन्टिन्यूस मोड ऑफ प्रॉपर ऑक्सीजनेशन एंड एजिटेशन। इससे हमें क्या मिलती हैं, हाई यील्ड सिफेलोस्पोरिन मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिक्रूटमेंट्स ऑफ द फर्मेंटेशन प्रोसेस फॉर सिफेलोस्पोरिन प्रोडक्शन। जो कार्बन सोर्स हैं जैसे कि ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रैक्टोज, मोलासिस और लैक्टोज, इनकी हमें क्या होती है, ज़रूरत होती है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर मॉर्फोलॉजिकल डिफ्रेंशिएशन ऑफ द फंगस। इसकी ज़रूरत हमें किसके लिए होती है, फॉर द मॉर्फोलॉजिकल डिफ्रेंशिएशन ऑफ द फंगस। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन सोर्सेज को हम यूज़ करते हैं, जैसे कि पेप्टोन, यूरिया, मीट एक्सट्रैक्ट, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, केसिन, बीफ एक्सट्रैक्ट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट और पोटाशियम नाइट्रेट। ये क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं माइसिलियम डिफ्रेंशिएशन को टू स्वेलन हाइफी और मेटाबॉलिक इनएक्टिव आर्थ्रोस्पोर्स को, दस अफेक्टिंग बायोसिंथेसिस ऑफ सिफेलोस्पोरिन। ट्रेस एलिमेंट्स कौन से होते हैं, एसेंशियल विटामिन्स होते हैं, एरोबिक कंडीशन होती है मतलब ऑक्सीजन होनी चाहिए। बफर फॉर मेंटेनिंग ऑप्टिमम पीएच, बफर को डालते हैं हम ऑप्टिमम मतलब पीएच को मेंटेन करने के लिए। सिलिकॉन ऑयल टू कंट्रोल फोमिंग, सिलिकॉन ऑयल को यूज़ करते हैं फोम को कंट्रोल करने के लिए, और मॉइस्चर। अब हम देखते हैं प्रोसेस। Cephalosporin is produced by Acromonium chrysogenum on the fermentation medium at 28 डिग्री सेल्सियस for 144 hours। जो सिफेलोस्पोरिन है वो किससे प्रोड्यूस करते हैं हम, एक्रोमोनियम क्राइसोजीनम से हम प्रोड्यूस करते हैं इन द फर्मेंटेशन मीडियम। कितना हम इसका जो टेम्परेचर है वो हम रखते हैं 28 डिग्री सेल्सियस, कितने घंटों के लिए, 144 घंटों के लिए। पीएच ऑफ द मीडियम कैप्ट 7.2, जो पीएच है वो 7.2 तक होता है, और जो टेम्परेचर है उसको हम मेंटेन करके रखते हैं 28 डिग्री सेल्सियस तक। बाय पासिंग वाटर थ्रू द जैकेट, डिजोल्व ऑक्सीजन मेंटेन अबव 30 डिग्री सेल्सियस, सैचुरेशन बाय एजिटेशन एंड एरिएशन। जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको हम मेंटेन करके रखते हैं अबव 30%। मोस्ट ऑफ द सिफेलोस्पोरिन प्रोड्यूस्ड इन इडियोफेज, जो मोस्ट ऑफ द सिफेलोस्पोरिन है वो प्रोड्यूस्ड होते हैं इडियोफेज के अंदर। सिफेलोस्पोरिन इज सेपरेटेड थ्रू द लिक्विड ग्रोथ बाय द यूज ऑफ नंबर ऑफ सेपरेशन एंड डिस्टिलेशन टेक्निक्स। जो सिफेलोस्पोरिन है उसको हम सेपरेट करते हैं लिक्विड ग्रोथ से बाय द यूज ऑफ नंबर ऑफ सेपरेशन एंड डिस्टिलेशन टेक्निक्स। नेक्स्ट हम देखते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग ऑफ cephalosporin antibiotic involve a series of steps in a sequential manner to isolate and purify the produced antibiotic from the liquid by using a number of separation and distillation techniques।
जैसे कि हमने पढ़ा, जो डाउनस्ट्रीमिंग जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स और सिक्वेंशियल मैनर में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारी एंटीबायोटिक प्रोड्यूस हुई है उसको हम प्यूरिफाई करते हैं बाय द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ टेक्निक्स। Depending on the physical and chemical nature of the product, that is resin ion exchange method or solvent extraction method is used to separate the obtained antibiotic from the liquid growth. जनरली हम कौन सा यूज़ करते हैं, जो रेजिन आयन एक्सचेंज मेथड है और जो सोलवेंट एक्सट्रैक्शन मेथड है उनको हम यूज़ करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स फ्रॉम द लिक्विड ग्रोथ। आफ्टर दैट ए प्योरीफाइड फॉर्म ऑफ द एंटीबायोटिक इज प्रोड्यूस्ड विच इज़ देन रेडी फॉर पैकेजिंग एंड शिपिंग। अब जब हमें एंटीबायोटिक की प्यूरीफाई फॉर्म मिल जाती है उसके बाद वो क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है पैकेजिंग के लिए और शिपिंग के लिए। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ सिफेलोस्पोरिन। सिफेलोस्पोरिन इज वन ऑफ द मोस्टली यूज्ड एंटीबायोटिक वर्ल्ड वाइड विद ब्रॉड एक्टिविटी स्पेक्ट्रम, मेकिंग इट सुटेबल फॉर यूज्ड अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल स्ट्रेन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस बैक्टीरियल डिजीज। जैसे कि हमने पढ़ा, जो सिफेलोस्पोरिन है एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। इसको हम यूज़ करते हैं बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए, और बहुत सारी जो बैक्टीरियल डिजीज़ हैं उनके ट्रीटमेंट में हम इनको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। सिफेलोस्पोरिन यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन कोज्ड बाय सस्केप्टिबल बैक्टीरिया सच एज, जैसे कि बोन इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम सिफेलोस्पोरिन को यूज़ करते हैं, ईयर इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, स्किन इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए हम सिफेलोस्पोरिन को यूज़ करते हैं, और जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उनको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिफेलोस्पोरिन को यूज़ करते हैं। Cephalosporin are not usually used as a first choice antibiotic. They reserved for use when other antibiotic cannot be used. अब जो सिफेलोस्पोरिन है उसको हम फर्स्ट चॉइस एंटीबायोटिक्स नहीं मानते हैं, उससे पहले हम क्या करते हैं और जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमारे पास कोई एंटीबायोटिक्स नहीं बचती उसके बाद हम क्या करते हैं, जो सिफेलोस्पोरिन है उसको यूज़ करते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।